नमस्कार। सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले कई कड़ी में संसदीय व्यवस्था प्रणाली में राजनीतिक ह्रास पर चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग इसको पसंद भी किए। इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बार फिर आप लोग के सामने हाजिर हैं। लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक ह्रास पर चर्चा करने के लिए, और हमारे साथ चर्चा में हैं लेखक कवि मार्क्सिस्ट अक्षय कुमार जी। सर, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको भी हमारी ओर से और साथियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सर, राजनीतिक ह्रास का एक वजह मैं जो अनुभव करता हूँ वो ये है कि आज जो वर्तमान राजनीतिक दलों की जो पद्धतियाँ हैं, उनके जो अनुशासन के नाम पर कार्रवाइयाँ हैं एवं दलीय निष्ठा के नाम पर या दलीय निष्ठा के कारण संसद का जो दर्जा घटता जा रहा है। आज संसद केवल सीमित सतर्कता के लिए रह गया है, ये मैं मानता हूँ। दल बदल के कारण हमारा पूरा संसदीय वातावरण जो है दूषित हो गया है और मूल्यों की राजनीति के स्थान पर सत्ता लोलुपता की राजनीति का सूत्रपात हुआ है। मैं राजनीतिक ह्रास का एक जो हुआ है उसके वजह से ये सब भी हो रहे हैं, ये मेरे दिमाग में यह बात आई है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आप जब तात्कालिक जो स्थिति है, तात्कालिक स्थिति को जब आप देखते हैं तो सभी लोग, प्राय सभी लोग इसी तरह के बातें उठा रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं। लिखने वाले लिखते भी इसी तरह से। हमको केवल लगता है कि जो चीज़ें हैं अचानक हुई नहीं है, अपने आप भी नहीं हुई है। और यह बात से, इस बात से हम सहमत नहीं हैं, चाहे जो भी विचार करने वाले हों, काम करने वाले लोग हों, कि किसी खास व्यक्ति और संगठन के द्वारा इस तरह के जो संसदीय व्यवस्था है और उसकी जो राजनीति है उसमें ये अचानक एकाएक ह्रास हुआ है। हम पहले से भी कह रहे हैं कि वह एक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है विकास की, और उसमें क्रमबद्ध इसमें गिरावट आई है। जैसे जैसे जो सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें बदलाव और उसको बनाए रखने के लिए जो तब्दीलियां होती रहती हैं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उसका यह परिणाम है। इसको अगर आप, हमको लगता है कि एक आध बार आपको हम कहे भी होंगे, इसको थोड़ा अगर व्यापक ये में और ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे तब अभी जो आप सवाल आपका है, हम ये इसी से जुड़ी हुई बात है। हम बचपन में आप देखिएगा कि कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह जब हम बच्चा स्कूल गोइंग एज में थे तो उस समय इसका जो चुनाव चिन्ह क्या था, जोड़ा बैल का ये था। हम एक मीटिंग में, ऐसे ही स्कूल एज के थे, एक मीटिंग हो रही थी, चुनाव का माहौल का समय था। एक हमारे इलाके में एक गायक कवि थे, लोक कवि थे, वो गा रहे थे, कह रहे थे, किसे वो गा रहे थे हमको याद है, अभी भी हम लोगों को सुनाते हैं कि एकर बैला बड़ी बदमाश, धूसा मार के खाहू घास, अब सब हमनी चल मिल के बैला के न थावे के। मैंने वो कांग्रेस के विरुद्ध वो अपने जो दल के पक्ष में वो गीत बनाकर गा रहे थे।
आप कांग्रेस को देखिए कि वह जो जोड़ा बैल है और आज जो पंजा है, थोड़ा सा बहुत गौर से देखिएगा कि उसमें कितनी तब्दीली हुई है, कितनी बार हुई है। और कांग्रेस जो दल है, राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके अंदर बिखराव हुए हैं, उसके अंदर छीजन और क्षरण और जो हरास के जो उसके जो मूल्य मान्यताएं हैं संसदीय, वह किसी से कम नहीं। हो सकता है कि उसमें अब हम लोग के पास कोई पैरामीटर नहीं है, नहीं कहेंगे कि कौन ज़्यादा कौन कम, लेकिन कांग्रेस का जो संगठित विखराव है, हम केवल कहते हैं कि उसको आप देखिए। राष्ट्रीय एक जो दल है, भारतीय जो जनसंघ है, जो अब भाजपा की जब हम बात करते हैं तो उसको देखिएगा कि उसमें जो बिखराव और बदलाव हुए हैं, संगठित बिखराव, उसको आप देखिए कि कितना कैसे हुआ है। फिर उसी के साथ जो समाजवादी, जो लोहियावादी हम लोग जो कहते हैं, उनको आप देखिए कि उनके अंदर बिखराव कैसे हुआ है। कम्युनिस्टों के अंदर जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, बाद में माओवाद और फिर बहुत वाद वो लोग जोड़ते अब रहते हैं, लेकिन मौलिक जो मार्क्सवाद लेनिनवादी जो पार्टियां हैं जब बनी और आज उनके अंदर कैसे बिखराव की स्थिति पैदा हुई है। तो हम जो शुरू में कह रहे थे जोड़ा बैल का, उसी के बाद कुछ ही दिनों के बाद हम एक फिर मीटिंग में उसी गायक से ये सुन रहे थे कि बरवा तर के सब बुझते ना है, बट वृक्ष। तो पहले बरगद का सपा जब सोशलिस्ट पार्टी थी उसका जो चुनाव चिन्ह था, फिर जो पार्टियां टूटी तो एक का झोपड़ी हुआ मिला। तो वो गीत गा रहे थे वही कि बरवा तर के बंडा सियरवा आइल बा, झोपड़ी में लुकाइल बा। हम वो गीत कह रहे हैं कि किस तरह से कहाँ वो हो रहा था। फिर उसके अंदर जो बिखराव को हम देख रहे थे, सपा का कि हम चर्चा कर रहे हैं, भाजपा जो जनसंघ से और भाजपा आया, वामपंथियों की जो ये हम बात करते हैं तो हम एक दिन इसके पहले वाली कड़ी, चौथी कड़ी या पांचवी कड़ी में हम आपको बताए होंगे कि भोगेंद्र झा उत्तर बिहार के में हम चर्चा की थी। उसी इलाके में मधुबनी क्षेत्र के एक काफ़ी संघर्षशील एक व्यक्ति थे, राजकुमार पूर्वे। उनके भी माने वो सहयोगी थे भोगेंद्र झा और वो लोग साथ काम करते थे। उनके मृत्यु के बाद यहाँ विधान परिषद में एक मीटिंग थी उनके मृत्यु पर, हम भी उसमें आमंत्रित थे, हम भी गए थे। उस समय सोशलिस्ट पार्टी के एक लीडर भोला बाबू हुआ करते थे राजेंद्र नगर में वो, और जब वो आयोजन था उस समय कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे वरिष्ठ तम और ये जगन्नाथ सरकार जीवित थे और वो डैश पर थे, हम लोग तो नीचे थे। जब भोला बाबू को जब बोला गया कि आप भी अपना कुछ उद्गार व्यक्त कीजिए श्रद्धांजलि सभा में, तो भोला बाबू कहे कि हम तो क्या बोले, हमको कुछ बोलना नहीं है, बोलेंगे दादा। जगन्नाथ सरकार की ओर इशारा करके कहे कि हमारा जो होना था उस तो सब कुछ हो गया। मैंने जिस सोशलिस्ट पार्टी लोहियावादियों का जो ये है, जो संपूर्ण क्रांति के रूप में भी अभी लोग याद करते हैं, जो संपूर्ण क्रांति वाले कुछ कहीं कहीं दो चार लोग जैसे जो आपको मिलेंगे, वो उस दिन कहे थे कि दादा कुछ कहेंगे कि उनका क्या हाल है। चूँकि यूनाइटेड एकताबद्ध जो मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी थी, वो उसको भोला बाबू कह रहे थे कि दादा को हम सुनने आए हैं कि एक तो आए ही हैं पूर्वे जी के ये में, लेकिन आए कि कुछ दादा बोलेंगे इस अवसर पर से दादा का क्या हाल है। हम इसकी चर्चा यह कर रहे हैं कि कांग्रेस टूटती है, लेकिन कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस कैसे जोड़ा बैल के बाद आज जो पंजा है, जनसंघ में के पार्टी के नाम संगठनिक ये में नाम निकले, माने उसके नामांकन ये सब में आपके बदलाव होते जो है सो गए, लेकिन उसके जो मूल वैचारिक ये है वह अभी भी वह किस तरह से ज़्यादा तुलनात्मक इंटैक्ट रहता है। इस कांग्रेस को, सोशलिस्टों को तो अब देख लीजिए कि कहीं कुछ
अब कितने सोशलिस्ट पार्टी हैं, कितने ग्रुप हैं, कौन है? आप जो खोज रहे हैं कि जो ह्रास के जो मूल्य और मान्यताएं हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि किसको किसको कहाँ किस रूप में, और सब कह रहा है कि हम ही असली है। आप तो ये हो जाइएगा, बौख जाइएगा ऐसे ही। और लेफ्टिस्टों के अंदर आपका अब कहना पड़ेगा कि अच्छा ये तीन जो है ना, संसदीय जब राजनीति की हम जब बात करते हैं तब तीन तो प्रमुख हैं और इनके छोटे, आप सहयोगी नहीं कहिए, हम शब्द नहीं कह रहे हैं, चूँकि कोबड़ छोट कहत अपराधु है। कौन कह रहा है कि ज़्यादा मार्क्सवादी लेनिनवादी है, कौन कम है, वो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा है। हो सकता है कि जनता किसके पास कितनी है, हम अब उस पर नहीं जाएंगे। तो उस तरह के संगठित पार्टी समूह कितने हैं, एक केवल राज्य में आप देख लीजिए। तो हम जब यहाँ यह स्थिति है और सबों के अंदर फिर एक तरफ संगठन विचार को आप देखिएगा किसी, और वैचारिक स्तर पर ये जो बिखराव के कारण हैं, हम शुरू से कह रहे हैं कि वह राजनीति है। राजनीति जब संकट में मैं जब राजनीति जब संकट में की स्थिति राजनीति के सामने होता है, तब आपको हम बताए थे कि 90 के पहले आप 90 और 80 के बीच में कांग्रेस के अंदर देखिएगा कि एक ही कांग्रेस की सरकार है और उसके अंदर कितने मुख्यमंत्री बदलते हैं। हम उसमें व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि वो संकट था कि जनता के अंदर अपने चेहरे को, अपने जो उसके राजनीतिक जो समझ है उसको बरकरार रखने के लिए वो बदलाव हो रहे थे। लेकिन उनके अंदर अब जो गिरोह पैदा हो गया था, वो संगठन के अंदर संगठन, और अब तो एक संगठन के अंदर कितने गिरोह एक साथ काम करते हैं, ये सब बात कोई बोलता नहीं है ना। कोई आपको और अब तो सेफोलॉजिस्ट आ गया। अब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस जो टिक नहीं पा रही है, मुकाबला सत्ताधारी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके मुकाबले में नहीं है, तो अब सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है ना वो लचर पचर हो गया, अब ये कहीं नहीं है, इसके जिला अंचलों में कोई संगठन नहीं है। इस सबको संगठन को ठीक करने के लिए किसका सहारा लिया जा रहा है? कौन सेफोलॉजी, जैसे उसका पहले वाले में पीके का नाम लिए थे ना, अभी भी संगठन और किसी पार्टी को खड़ा करने के लिए राजनीति की बात कोई नहीं कर रहा है। हम आपको कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले से हम कह रहे हैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणा करो। तुम उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हो। जब तुम जाति जनगणना की बात करते हो, जब तुम आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो यह राजनीतिक मसौदा है। और इस राजनीति की कार्य योजना क्या होगी, उसकी नीति क्या होगी? तुम बगैर कार्य नीति के और नीति के कार्य योजना के अगर राजनीति करना चाहते हो संसदीय राजनीति का, तब 80 के पहले का कांग्रेस नहीं हो सकता है। क्योंकि 80 के पहले के कांग्रेस के पास उसकी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, रोजगार के श्रम नीति, सारी चीज़ें थी, वेलफेयर, समाज कल्याण की सारी चीज़ें थी। वह तुम आज भी नहीं बोलते हो। अभी भी तुम, अब ये जो सेफोलॉजिस्ट है, देखो कहाँ से ही आ गया कि अब हमारे आपके तरह आपकी पूछ रहे हैं हमसे, तो आपको तो हमारे जैसा कोई, या तो हो सकता है कि मूर्ख होंगे या समय हमको जया होगा, इसलिए आपको माने आप समय दे रहे हैं। लेकिन सेफोलॉजिस्ट हमसे आपको आज तक तो नहीं आया है बतियाने। हमसे तो सामान्य तौर पर आपको कहे कि बेचारा एंकरों नहीं बतियाता है। कुछ दिन में वो लोग बूझ गया कि से हम कहे कि हम फ्रेंडली नहीं हैं संचार माध्यम के, चूँकि तो हमको नहीं बोलने उनने आता है, हम क्या बोलेंगे? अगर आप सवाल कीजिएगा हम जवाब देंगे, माने इसका मतलब कि आज तक हमने नहीं ना कुछ किया है। आप अब आ गए हैं, माने माइक लेकर के घूमने लगे हैं, बस उसी दिन से हम आए हैं ना, हम कुछ नहीं किए।
न हम अपने जीवन, न अपने समाज, न अपने क्षेत्र के संदर्भ में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के जीवन की जो दशा है, दुर्दशा है, खुशहाली है, उसके बारे में हमारा कोई सरोकार नहीं है। अब तो ये आ गए हैं माइक लेके बस जैसे हमारा, और ये नारा दे देंगे तो इसी सेफोलॉजिस्ट आ गया। तो आप सेफोलॉजिस्ट से संगठनिक बात नहीं कर सकते। संगठन को अगर चुस्त दुरुस्त करना है, अगर पुनर्गठित करना है, तब उस पुनर्गठन के लिए आपको अपनी राजनीति स्पष्ट करनी होगी कि हम जब शिक्षा बोलते हैं तब क्या बोलते हैं। हमको तो अभी आपके आने के पहले एक अभी नौजवान आए हुए थे, दैनिक भास्कर में आज शायद न्यूज़ है बिहार के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, सरकारी कल का लीजिए, हम नहीं माने हुआ आज, तो ये हम नहीं पूछे। पीएमसी का नाम कुछ और था इस पर, तो अच्छा, क्या नाम था? प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जो शुरुआत चुकी है वो बहुत सबसे पुराना ये है। लेकिन अभी जो पढ़ाई हो रही है, अभी एक दिन मीटिंग में हमको एक जगह, हम एक विद्वान बेचारा नौजवान लड़का था, हमारे बोलने के बाद हमको बाहर निकल रहे थे, तो प्रोफेसर हैं अभी, वो कहे कि सर बहुत अच्छा भाषण रहा। हम कहे कि हाँ भाषण अच्छा था ना, कंटेंट कुछ नहीं ना था, से भसनिया ना था भाषण। नहीं सर हम एक नहीं ना कह रहे हैं सर। हम कहे कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कहे, आप प्रोफेसर हैं, आप कंटेंट जो है, हम जब सवाल उठा रहे हैं, हम जो चीज़ की वजह आपसे बात कर रहे हैं, हम भाषण कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग जो तथाकथित आपके दर्शक भी होंगे, हम ये ना कहेंगे प्यारे दर्शकों आपसे अपील और अनुरोध है कि हमारा भाषण जरूर सुनिए। अरे आप सुनने की स्थिति में हैं? आपको चेतन अचेतन आपकी जो संवेदना है, आपको अपने एक इंसान बनने के लिए, आपको अपने हम कैसे बेहतर इंसान बने, इसकी तो चेतने नहीं है आपके अंदर। वह संवेदना आपसे कैसे हर लिया और निकाल लिया। तो वो जो चीज़ें हुई हैं, तो दर्शकों के अंदर जो सुनता है आदमी, वह भी राजनीति, नीति, कार्यनीति के को अंतर करके नहीं देखता है। जब इस चीज़ों को इस तरह से हम अंतर करके नहीं देखेंगे, तब जो संसदीय व्यवस्था है, उसकी जो संसदीय राजनीति है, और यह चीज़ों को हमको अंतर करके देखना होगा। हमको अगर जो इस स्थिति अभी यहाँ जब पहुँची है, जहाँ के कौन सा विश्वविद्यालय अब खुल गया है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जो अभी दैनिक भास्कर में आपको कह रहे थे, नॉलेज यूनिवर्सिटी कौन ये जो है, वह उसके यहाँ कोई ये नहीं है। जैसे एनटीए है ना, कि उसके खूब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और ये सब की बात करते हैं, लेकिन शिक्षाई जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, वो सारी कॉन्टैक्ट पर हो गया और कॉन्टैक्ट पर दिए जा रहे हैं, पीपीपी मोड में हो रही है। और ये सब बात को बगैर समझे जाने हुए जब हम चीज़ों को सुनते हैं और हम अब जब अभ्यस्त हो गए हैं, हमको लगता है कि तब ये चीज़ें होने लगी हैं। और अब जो गंगोत्री है, राजनीति क्या है? गंगोत्री है। इसको लोग पूछते हैं कि यह सहायक है। राजनीति को बगैर हम ठीक किए हुए चिकित्सा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार के अवसर, हम सबको ठीक कर लेंगे, कोई व्यक्ति आएगा? नहीं होगा। अगर ठीक करना है तब राजनीति को ठीक करना होगा। राजनीति को ठीक करने के लिए हमको आप जो काम लगातार कर रहे हैं, इस तरह से रिगरस, बहुत सघन तौर पर बातचीत ही कम से कम करें, और बातचीत जब तय करेंगे तब उससे जो चीज़ें निकलेंगी। पहले भी जब मंथन शायद सुनते हैं किसे लोग, आप लोग कहते हैं कि मंथन हुआ था और उससे अमृत निकला था, अभियो अमृत निकला है। तो एक आप भी कोशिश कीजिए कि संसदीय राजनीति में जो ह्रास की प्रक्रियाएं शुरू हुई है, इसका मंथन तो आप कर ही रहे हैं। आज आपका हमसे तो आप जो वो मथने का डोरी होता है, मथनी का, एगो तो आप धरे हुए हैं, एगो हमको धरा देते हैं, आते हैं एगो धरा देते हैं।
कि से थोड़ा सा मथिए जो है सो। तो इस जो मथनी है इसको बड़े स्तर पर नहीं तो प्रोग्राम लेके आ रहा है। आपका तो छोटा चैनल लगता है कि है, बड़का चैनल वाला शुरू कर दिया कि बिहार के जो 19 हम कब से आपको कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव आने वाला है, और वो जो बड़का चैनल वाला है घोषणा कर दिया कि से राहुल जी 2 बार आ गए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये नीतीश जी का जो कौन यात्रा है, प्रगति यात्रा है। ये सब चुनाव के घोषणा के पूर्व, चुनाव से बहुत पहले तैयारी है। हम नहीं कर रहे हैं, ये आप ही के साथी जो है वरिष्ठ जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, ये चीज़ें शुरू हो गई। और आप इसमें हो सकता है कि आपकी यह बात कितने लोगों तक जाएगी, किस रूप में जाएगा। अब वो बात चूँकि पहले हम कहे कि हम लोग इतने अचेतन हो गए हैं कि हमारा अपना रोज़ रोज़ नुकसान हो रहा है, रोज़ नुकसान, पढ़ाई के नाम पर, इलाज के नाम पर, नौकरी के नाम पर, शांति के नाम पर, एकजुटता के नाम पर रोज़ जो नुकसान हो रहा है, हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर पा रहे हैं कि यह बात जो ये कर रहे हैं हमारे हक में, हमारे हित में, हमारे समाज के हित में, और इसके विपरीत, इसके विरोध में वो कितनी बातें जा रही हैं। हम जब सवाल भी नहीं खड़ा कर रहे हैं तब उसका फल कैसे होगा? वह तो अमृत हमको तक नहीं पहुँचेगा। जो आपके मंथन से जो चीज़ें आप जो मथना शुरू किए हैं राजनीति में, ह्रास की जो प्रक्रियाएं और जो स्थितियां हैं, इसमें और लोगों को कहिए कि यह जो राजनीतिक मंथन है, इसमें जो शुरू किया है अभी कि आ गया चुनाव, आ गया चुनाव, चुनाव अभियान शुरू हो गया और इसमें नैरेटिव ये हो गया। आप कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में ह्रास हो गया है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी तो आपका भविष्य और बर्बाद होने वाला है, आपको और नुकसान होने वाला है। इसलिए अभी समय है, आप सोचिए। हमको लगता है कि आपकी यही समझ होगी और तब आप ये इस कड़ी को आप चला रहे हैं। लेकिन एक बड़ी आंधी शुरू हो गई चुनाव की, और वह आपके जो छोटे छोटे ये सब तरीके हैं, इसको वो नाकाम करेगा। यह भी आपकी चुनौती है। और यह भी इन चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं, हमको लगता है कि अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे और इसकी भी चर्चा लोगों को सचेत ढंग से कि जो यह बात कर रहा है, अभी ही दौर है कि राहुल जी स्पष्ट करें जब 2 बार आ गए हैं तो तीसरे बार में कि आपके जातीय जनगणना पहले जो हुआ था वो गड़बड़ है भाई, तो आपका ठीक कैसे कीजिएगा? उसका पूरी आप नहीं, एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा कि उससे भिन्न कैसे होगा, और इसको लागू करने के लिए जो मोटा मोटी जो स्वरूप नीतियां होंगी, उसमें बिहार में बदलाव के लिए किस तरह की शिक्षा, आप भी क्या अदानी के जगह पर अंबानी से स्कूल और खुलवाइएगा? अस्पताल किसी उसका नहीं होगा, इसका होगा। क्योंकि अभी तक आप यही करते रहे हैं कि आप जब चुनाव मान लीजिए कि लड़िएगा तो वो लोग तो कोई कहता है कि हम 25 लाख स्वास्थ्य बीमा देंगे, उससे कोई कहेगा 20 लाख कहेगा तो वो कहेगा कि हम 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कराएंगे। आप क्या लाख तक कीजिएगा? अगर हम खड़ा हों, मान लीजिए व्यक्तिगत तौर पर कहीं से निर्दलीय, तो हम घोषणा कर सकते हैं। हम तो यही ना कह सकते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी संरचनाएं हैं, हम उनके प्रॉपर फंक्शनिंग को हम उसके युक्ति संगत बनाएंगे, उनके काम के तरीके को, और उसको इतना फंक्शनल बनाएंगे कि ताकि जब भी किसी आदमी को जो ज़रूरत होगी, किसी को सुई दिलवाने का होगा, ब्लड प्रेशर दिखलाने का होगा, शुगर दिखलाने का होगा, तो अपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में वह सुविधा उसको उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि यह संरचना को तुम नकार नहीं सकते हो। अगर नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि जो स्वास्थ्य नीति अभी भी है उसके तहत कोई नया केंद्र और बने। जिन इलाके में नहीं है, हम और आप तो यही कर सकते हैं। लेकिन यह बात नहीं शुरू हो जनता के बीच में कि जनता के पहुंच में, जनता के लिए
तर्क संगत, युक्ति संगत शिक्षण संस्थान बन जाए, खड़ा हो जाए, जो है वो फंक्शनल हो जाए स्वास्थ्य के। और ये जब चीज़ें शुरू होगी तब न रोजगार होगा। और ये आपसे पहले ही कोई कहेगा कि हम 20 लाख दे देंगे रोजगार, कोई कहेगा कि 10 लाख देंगे, आप कै लाख दीजिएगा? जैसे आप बीमा नहीं दे सकते हैं कि घोषणा नहीं कर सकते हैं। ये पूरा नैरेटिव ठगबनी जी का है। ये एक भी संचार माध्यम कह दे कि कहाँ से देगा? जितने दिनों से ये घोषणा कर रहा है वह बता दे कि कितने लोगों को फायदा हुआ है और कैसे फायदा होगा। वह सरकारी पैसे से निजी संस्थानों को लाभ पहुंचाने का खुलेआम यह घोषणा है। यह बात आप कीजिएगा लोगों के बीच में, और यह नहीं कीजिएगा तो राजनीतिक हरासों की बात कीजिएगा। तो हमरे जैसा आदमी तो नहीं भाई। हम ये नहीं कहेंगे कि राजनीतिक हरास में ई दल वाला बढ़िया, ई दल वाला खराब। हम यही कहेंगे कि राजनीतिक हरास की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक राजनीति के जो संवैधानिक संकल्प हैं, कसौटियाँ हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो संविधान है उसके जो संकल्प हैं कि हमको क्या करना है, समता के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, हमको क्या, किस तरह की न्यायिक व्यवस्था, हमको किस तरह से ये सब जो जाल फरेब करता है, भ्रष्टाचारी है, इसके लिए सारे प्रावधान हैं। हम उन सारे संस्थाओं को इतना तार्किक बनाएंगे कि हमको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कौन होता है? यह सब तो सहयोगी संस्था है ना। जो मूल संस्था है महानियंत्रक का, लेखा का, हम उसको इतना डेमोक्रेटाइज करेंगे कि प्रखंड से लेकर के और राष्ट्रपति भवन तक की प्रक्रियाओं की जांच होगी। और ये मंत्री, संतरी, प्रतिनिधि के ऊपर जो अनावश्यक खर्च होते हैं इसको भी इंगित करेगा। और कहाँ जो फंड, जो राशि है, सार्वजनिक राशि, उसका कहाँ कमी है, कहाँ और ज़रूरत है, महालेखा नियंत्रक का काम यह है। और ये हम सवाल उठाएंगे। और यह जब होगा तब ना हमको किसी को कर्जा की व्यवस्था, अब कर्जा लेकर के ही पढ़ रहा है हमारा कोई, हमारे ही बच्चे, हमारे पोता पोती जब पढ़ते हैं तब उनके पढ़ाई के बाद वो बेचारा को तो जैसी अगर नौकरी भी लगती है, एक तो कि नौकरी नहीं लगती, नौकरी लगती है तो वो कर्जा का किस्तें देने में वो बेदम हो जाता है, वो जीवन क्या जिएगा। ये इन सारी बातों को बातचीत का प्रसंग बनाना, वह चुनाव के पहले और चुनाव के पूर्व जो ये जितने राजनीतिक दल हैं जो बदलने की भी, बिहार बदलो, भारत बदलो, सरकार बदलो, नया बिहार बनाओ, जो बात करते हैं उनके साथ बहुत ही संजीदगी के साथ बैठ करके हमको लगता है कि हमको लोगों को बातचीत करनी चाहिए। यह बातचीत जब हम नहीं करते हैं, ये बातें नहीं हो रही हैं, तब एकांगी बातें हो रही हैं, एक तरफी ऊपर से केवल चीज़ें आ रही। नीचे तो कहता है कि कुछ संभव नहीं है, कुछ समझता नहीं है। हमको लोग अभी भी कहते हैं कि से आप गांव में चले जाइए ना, आप जिलाओं, प्रखंडों, गांव में जाइएगा तो ये सब कोई बात कहीं नहीं। अरे बात नहीं है तो वो बात वहाँ से नहीं ना शुरू होती है। आप वहाँ जाइएगा तो बात लोग सुनेगा कि नहीं सुनेगा? लोगों को कहीं आप जाते ही नहीं हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत शुरू करना। और बातचीत में क्या बातचीत करेंगे, वह जो लोग ऊपर से दिल्ली से जो बातें आ रही हैं, और बड़े जो मीडिया के घराने हैं, जो व्यवसायिक घराना है, अब वह मीडिया नहीं है। अब हम उसको नहीं मानते हैं कि हमारी वह अभिव्यक्ति का वह पहरेदार है। हमारे अभिव्यक्ति को वो भटकाता है, हमारे अभिव्यक्ति को तोड़ने मड़ोड़ने का वो ठेका लिए हुए है, और उसमें वो दिन रात काम कर रहा है। तो हमको यह भी बात करनी होगी और उनको बाध्य करना होगा कि जो भी राजनीतिक दल के, किसी भी राजनीतिक दल के, या वो जीते हुए प्रतिनिधि हों या उम्मीदवार हों, उन लोगों के बीच में से यह सवाल जवाब शुरू हो, मीडिया से भी सवाल जवाब हो कि आपके मीडिया पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शांति, सद्भाव और भी जो हमारे जीवन के बुनियादी मसले हैं, इस पर कितनी बातें, कितने क्रमबद्ध लगातार, वो तो बता देगा। बहुत होशियार भी है, वह हो सकता है कि इसे
5 साल का आंकड़ा में 50 दिन 50 गो सूच खबर वो निकाल सकता है, लेकिन एक खबर का दूसरे खबर से कोई संबंध नहीं है। जैसे आप क्रमबद्ध कर रहे हैं ना कि जब शुरू किए सामाजिक समरसता के, तो एक के बाद एक दूसरा तीसरा चौथा, अभी जब आप राजनीतिक ह्रास की बात जब कर रहे हैं तो ये क्रमबद्ध कर रहे हैं। आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं फिर उसको उठाते हैं और आप उस पर चर्चा हम लोग करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस तरह से उनसे अगर पूछा जाए जो बड़े मीडिया के घराने हैं कि इस तरह से जो मौलिक सवाल हैं इस पर क्रमबद्ध कितना, वो घटना का कुछ वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा ये है, खूब फोटो दिखाएंगे, बहुत नाटक आंकड़े कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मौलिक जो सवाल है उनसे भी जनता को भी चाहिए और जनता को तैयार करना पड़ेगा। जनता अपने अगर करती तो फिर प्रतिनिधित्व की क्या से ज़रूरत होती। तो जनता की तैयारी का काम, यह तैयारी आप जो कर रहे हैं यह जनता की तैयारी का पहला पग है। इससे आप हमको हो सकता है, आपको भी हो सकता है गलतफहमी कि कितना काम हम लोग किए इसका कोई असर नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर जब हम कर रहे हैं तो 100, 50, 1000 आप जब इसका समीक्षा कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा, तो इन चीज़ों को लोग अपने जो संवाद है, चर्चा है, उसका विषय ज़रूर बनाएंगे। हमको ये विश्वास है, विश्वास ही नहीं, यह पूरी तरह से हमारे जीवन का अनुभव भी है कि कोई भी जो चीज़ें होती हैं, काम जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके प्रभाव विभिन्न रूपों में वह पड़ता ही है, कोई खाली नहीं जाता है। और इसीलिए आपके जो सवाल हैं थोड़ा मान लीजिए कि वह लंबा भी हो गया हो जवाब में, लेकिन इसको हम संपूर्णता में जब देखते हैं तो हमारी यही समझ है। आप समझ आपके सामने रख सर, अभी आपने अपने जवाब में एक संगठन, एक राजनीतिक दल कांग्रेस की बात करी। कांग्रेस के जो निर्माण किया था AU, उस मूल संगठन की अगर बात करें तो वह संगठन तो आज वास्तव में है नहीं। लोग भले आज के जो नेता हैं कांग्रेस के वो जोड़ देते हैं कि वो वही पार्टी है। विपक्ष के भी जो लोग हैं, कांग्रेस के अलावे जो दूसरे दल के लोग हैं, वो भी कह देते हैं कि यह तो इंदिरा के पहले की कांग्रेस है। लेकिन जहाँ तक इतिहास ने हमें बताया, स्कूल के पाठ्यक्रमों में हमने जहाँ तक पढ़ा, उसमें ये देखा कि AU होम की जो कांग्रेस थी उसको सबसे पहले अगर किसी ने तोड़ा तो वो तोड़े थे मोतीलाल नेहरू ने, और उसी से तोड़कर स्वराज दल का निर्माण किया। उसके बाद आज़ादी के बाद भी अगर हम देखते हैं तो नेहरू जी के ही टाइम में कांग्रेस के 2 चुनाव चिन्ह बदल गए। कांग्रेस का सबसे पहला चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा भी चुनाव चिन्ह होता था। बैल के बाद है। अच्छा जी, यानी सबसे पहले जोड़ा बैल, उसके बाद गाय और बछड़ा। जब कांग्रेस का 2 टुकड़ा हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ, ये क्या नाम है, संगठन कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद या इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो कांग्रेस के 2 नाम पड़ गए। एक कांग्रेस O हो गया और एक कांग्रेस I हो गई। कांग्रेस O का विलय जनता पार्टी में हो गई, या कांग्रेस O का ही नाम जनता पार्टी रखा गया। जो भी हुआ, एक धड़ा खत्म हो गया और कांग्रेस I मूल कांग्रेस के नाम पर, अपने को इंदिरा के नाम पर बचाते हुए यहाँ तक आ जाई है। और जब O और I में विभक्त हुई पार्टी, तब एक को पंजा मिल गया और दूसरे को फिर जोम भी मिला था। तो कहने का मतलब यह है कि वह जो पुरानी कांग्रेस थी, जो आज़ादी के टाइम में लड़ी और फिर वो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाई थी कांग्रेस, वह कांग्रेस तो आज वास्तव में है नहीं। जनसंघ की भी आपने बात की, तो जनसंघ में भी जनसंघ से कुछ नेता टूट करके जनता पार्टी में मिल गए थे, और फिर वो जनता पार्टी से क्या नाम है, दोहरी सदस्यता के नाम पर जनता पार्टी से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी बना लिए। तो
उसी तरह से और भी कई दलों का जनता सबसे ज़्यादा विखंडन या हरास जनता पार्टी का ही हुआ। कई कई नाम रहे, कभी बरगद का पेड़ हुआ तो कभी चापाकल हुआ, तो बहुत सीढ़ियाँ कांग्रेस इसमें भी कम्युनिस्ट में भी हुए थे। कभी सीढ़ी आया तो कभी हथौड़ा आया, क्या क्या जो भी आना था। खैर सर, इसी तरह से राजनीतिक हरास का एक जो वजह हुआ, राजनीतिक हरास होने के बाद की जो स्थिति बनी, एक दल की अगर सरकार है 5 साल में उसने अगर कुछ नई नीतियों का निर्माण किया और उन 5 साल के बाद अगर वह सत्ताच्युत हो जाती है पार्टी और दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो नई सत्तारूढ़ पार्टी पुराने सत्ता पार्टी के नियमों को भी बदलने का काम करती है, कुछ नीतियों को बंद करने का काम करती है। यह भी राजनीतिक हरास का मैं एक कारण मानता हूं। इस पर आपका क्या विचार? बहुत 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 महत्वपूर्ण मुद्दा है और मसला है राजनीतिक हरास को समझने के लिए। क्योंकि एक तो जो चर्चा आप पार्टियों के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि कब हुआ, कैसे हुआ, हम लोग अभी उसको ये करें। हम केवल इस बात को कह रहे थे कि भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी और सोशलिस्ट, ये चार प्रमुख वैचारिक विचारधारा के केंद्र बिंदु जैसे। कांग्रेस के अपनी जो धाराएं हैं वैचार की, वो उसके दावे वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, कम्युनिस्टों के अपने दावे हैं, सोशलिस्टों के अपने दावे हैं। तो ये वैचारिक तौर पर जब आप इसका देखते हैं तो ये 4 केंद्र हैं। हम जब बात कर रहे थे आपको से, तब हमारे कहने का वो हो सकता है चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी कि जो 4 वैचारिक केंद्र जो राजनीतिक दल के थे, उन दलों के अंदर 80 के आते आते और 80 के बाद से वह राजनीति उसके केंद्र से, जो हम विचारधारा की बात आज भी करते हैं, सारे लोग विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके केंद्र में अब राजनीति नहीं है। हम ये चाह रहे थे और अभी भी कर रहे हैं कि हम जब कह रहे हैं कि हरास का जो स्तर है इतना हुआ कि हम विचार की बात भी करते हैं और उस विचार की राजनीति की चर्चा हम नहीं करते हैं। और राजनीति की चर्चा में जैसे ही हरास शुरू होता है वह सत्ता केंद्रित हो जाता है। केवल जो चुनाव हो रहे हैं और जो चुनाव लड़ते हैं वह सत्ता में काबिज होने, पहले भी हम बताए थे कि अभी जो संसदीय राजनीति है उस राजनीति के केंद्र में सत्ता में काबिज होना है या बने रहना है। जो जीत गया वो चाहता है कि हम जीतते रहे और नए लोग चाहते हैं कि उनकी जगह पर हम जीते। तो राजनीति के जगह पर सत्ता का जो महत्व है वो स्थापित होता है। अभी जब आप बात कर रहे थे कि जो बदलाव की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं वह अब, और जो नीतियां हैं, इसको फिर थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे देखेंगे कि 80-90 तक, 90 के बाद नहीं, मनमोहन सिंह के अभी देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह के मरने के बाद जिस तरह की चर्चा अब शुरू हुई है और लोग कहते भी हैं, लिखने पढ़ने वाले, बोलने वाले, कि उन्होंने तो देश को बचा लिया ना। अच्छा, फिर नौ उदारवाद, नई आर्थिक नीति, ये सब भी हम बात करते हैं। 91 के बाद ठीक इस देश के अंदर शुरू होता है, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में आप जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की नीतियां बदलने लगती हैं। वही नीति नहीं है। अब तो नीति की चर्चा भी नहीं हो रही है। आज जब हम 2025 में जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो एक भी पार्टी का कोई भी लीडर नीति की बात नहीं बोलता है। हम इसीलिए आपको कह रहे थे कि वह बीमा की बात करता है, वह कर्जा माफ़ी की बात करता है, वह कर्जा देने की बात करता है, वह मुफ्त के रेवड़ी बांटने की बात करता है। अब वह नीति की बात नहीं करता है। तो 90 तक नीति की बात हो रही थी, जैसे राजनीति की जगह पर सत्ता, और जब सत्ता में बने रहना हुआ तो
नीति की चर्चा खत्म हो गई और लेकिन नीतियां बदलने लगी, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। हम जब कह रहे हैं, आपको जब कह रहे थे कि हमारे आपके तरह अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तब वो क्या कहेंगे, हम बताएं संदर्भ को कि हम क्या कहेंगे, वो क्या कहते हैं। यह बात तो अंतर करना होगा आपको। हम जब कह रहे हैं तो हमको भी अंतर करना होगा कि 91 के बाद जो सारी नीतियां हैं उसको आप देखिएगा कि जो नीतियों में बदलाव शुरू होता है और वह बदलाव किसके पक्ष में होता है। जैसे 91 से जब बदलाव शुरू हुआ है और आज जब हम नीतियों को देखते हैं तब अब सामान्य जो जन हैं उनके बच्चों को तर्क संगत अब शिक्षा वो नहीं दे सकते हैं, मैं सुनिश्चित गारंटी। अब आपका कितना भी वो बीमा की बात कर ले कि हम स्वास्थ्य बीमा 25 लाख देंगे कि 50 लाख देंगे, आम जन को अब युक्ति संगत इलाज सुनिश्चित कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि नीतिगत स्तर पर जो संरचना चाहिए थी, जो लोगों को जिस तरह के प्रशिक्षित डॉक्टर चाहिए जितनी संख्या में, उनके सहयोग के लिए जितने पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, नर्सिंग चाहिए, उसकी अब चर्चा नहीं होती है। क्योंकि जब नीति की चर्चा नहीं होगी तो ये सब चीज़ें चर्चा नहीं होगी। इसमें नैरेटिव गोल मटोल कैसे मीडिया वाला गढ़ता है कि अब आप देख लीजिए कि तेजस्वी जी कि और नीतीश जी की जब सरकार बनी थी तो कितने को रोज़गार मिला था और कौन रोज़गार कितना देता है। अरे भाई, पहले भी हम बता चुके कि जो 90 तक की जो नीतियां थी, 90 तक सारी संरचना देश में खड़ी हो गई थी और उसमें जो स्वीकृत पद थे, अब पता कीजिए ना, और मीडिया वाले को हम चुनौती देते हैं कि एक एक विभाग में 90, आज तो जनसंख्या बढ़ गई, अब उसकी संरचना भी बढ़नी चाहिए और जब संरचना बढ़ेगी तो काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। उसकी बात नहीं होती रही है, इसलिए नीति की बात नहीं करनी है। नीति की बात इसलिए नहीं करनी है कि जो लोगों की ज़रूरत है उसके अनुसार अब हमको काम नहीं करना है। और पहले जो 90 तक जो बातें हुई थी तो जितना स्वीकृत पद था, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी प्रशासनिक ये में, जुडिशियरी के अंदर, वो तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन वह भी पद रिक्त हुआ है, रिक्त पड़ा हुआ है। वह भी उसको भी भरने की बात, उसको सुनिश्चित करने की बात नहीं कोई राजनीतिक दल करता है। और यह सवाल हमारे जैसे आदमी तो यह कह रहे हैं कि बिहार में कोई अध्ययन कर ले कि विद्यालयों के अंदर 90-91 तक जो शिक्षकों का स्वीकृत पद था वह घटा या बढ़ा। बुझे रहे हम कहे से कि टोटल बिहार में कितने स्वीकृत पद प्राथमिक विद्यालयों के लिए, मध्य विद्यालय के लिए, माध्यमिक के लिए, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के लिए जो स्वीकृत पद उस समय थे, उसमें भी विलोपन हुआ है। अब तो उनकी संरचनाओं में कटौती हो रही है। यह बात नहीं हो कि विद्यालयों का और बढ़ना चाहिए था, उसके जगह पर कटौती हो रही है। जो स्वीकृत पद थे उनका विलोपन हो रहा है और हम रोजगार भी देने की बात करते हैं। किसको ठगते हो भाई? और ये सवाल भी नहीं बनता है। तो जो नीतिगत जो चीज़ें बदलाव हुई है, और हम बजट में भी बहस करते हैं, अजीब विडंबना है कि ये जो बजट क्या है? बजट चश्मा माने आईना है, और उस आईने में उनका जो चेहरा दिखता है कि जो स्वीकृत पद है उसके लिए क्या बात हो रही है, नई जो आबादी बढ़ी है उनकी सुविधा के लिए, और जो पद सृजित करना चाहिए था जिससे बहाली बढ़ेगी, हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, यह बात नौजवानों के बीच में नहीं कोई करता है कि हमारे नौजवानों को नौकरी तभी मिलेगी जब आम जन की ज़रूरत के अनुसार के हम शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, न्याय की बात, सारी बातें उनके सुरक्षा की बात जब करेंगे तो उसके ज़रूरत के अनुसार हमको पद सृजित करना होगा, पद सृजित करना होगा। और जो खाली पद है, ये दोनों को जब आप देखिएगा तब बेरोजगारी भी रहेगी क्या? और बेरोजगारी के लिए तो सब कुछ आप लोग भी बहुत
तहलका मचेले रहते हैं। अब बेरोजगारी 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 बेरोजगारी। उसी तरह से जो पेपर लीक का मामला है, जो पूरा अभी जब हम आपको बता रहे थे कि हमारे साथी हमको उधर ध्यान गया था कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में इस तरह की और कोई प्रतिरोध नहीं, और प्रतिरोध अगर होगा तो कुछ बेचारा जो पढ़ने लिखने वाला मेडिकल कॉलेज के लड़के हैं वो विक्टिमाइज हो जा सकते हैं। यह काम राजनीति का है, राजनीतिक दल के हरास का। ये सब इतने बड़े मानक हैं। जब मैं कह रहा हूँ तब आप जो हमसे सवाल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हरास के ये सब थर्मामीटर बनाइए कि हम इसको कैसे नापेंगे, कि परीक्षा पद्धति, प्रश्न पत्र की तैयारी, पढ़ाई में क्या विषय किसको पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने वालों की क्या तैयारी है, चिकित्सक की तैयारी, रोजगार के अवसर के नए सृजन, और जो खाली पुराने हमारे जो स्वीकृत हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम कौन होते हैं, लेकिन तुम भी कौन होते हो, हमारे जो संविधान के प्रदत्त, जो हमारे 90 तक जो सरकारें चली है स्वतंत्र भारत में, उसको कौन तुमको अधिकृत किया है कि उस पदों को का विलोपन तुम करोगे। यह बात कोई राजनीतिक मुद्दा बनाएगा? कोई बना रहा है? और सब क्रांति और बदलाव की बात करते हैं। हम हरास, राजनीतिक हरास के ये सब आईने हैं, इसको दिखलाने की जरूरत है, और दिखलाइएगा, और तब जनता घेरेगी कि इतना सी इस पर बातचीत हो जाए। रोजगार की तो बात आप करबे कीजिएगा, लेकिन रोजगार कहाँ से कैसे कीजिएगा, और तब उस पर करने पर तबे न कहता है कि कहाँ से पैसा ले आओगे। चूँकि ये नहीं कहता है कि हम पर जो पैसा खर्च होगा इसमें हम कटौती करेंगे। जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, सरकारी जो मुलाजिमों, कार्यालयों, अभी आप तो एक दिन आप बता रहे थे, अभी एक दिन की आप कृषि अनुसंधान की जो बात कर रहे थे, एक वो यहाँ कृषि भवन बना है, कुछ क्या नाम उसका है जी, मीठापुर में, मामूली चमकदार नहीं है, बिहार का इज्जत न बढ़ गया। आप हमको बताइएगा कि किसान को औकात है और हिम्मत है उसमें घुसने का? कौन सा किसान? आज किसान कौन है पूछेगा? किसी राजनीतिक दल ने सवाल उठाया है कि वह कभी कृषि का प्रधान कार्यालय हो ही नहीं सकता है? वहां बैठने वाले कृषि की बात कैसे कर सकते हैं? वह केंद्र जहां कृषि के बारे में चर्चा हो और वहां कृषक जाने की हिम्मत नहीं करता हो, वहां जाने, उस केंद्र में जाने के बाद कोई झलक नहीं किसानों की किसानी की मिलती हो, और हम गौरवान्वित होते हैं। तो हमारे सपने को बदल दिया। यही राजनीतिक हरास नहीं है। राजनीतिक हरास ये है कि जब आप हमको, हमारे जैसे आदमी को बोलते हैं तो हम वैसे ही गाड़ी से चलते हैं, वैसे ही हमारा कोई गेट खोलता है। हमको बहुत से लोग कई बार जवानी में हमको कहा, ये आप ऐसे ही चलते हैं, झोला गमछा ले ले, ऐसे ही जैसे। हमको तो एक बार हमको एक आदमी सेंट्रल ऑफिस में जो सतर्कता दिवस जब मनाता है ना, तो हमको एक ऑफिस में बुलाया कि से आज आप थोड़ा सा हम लोगों पर को बता दीजिए, भाषण ठेठ में कहिए कि थोड़ा बोल दीजिए। हम गए, बातचीत हो गई, मीटिंग वूटिंग हो गई, तो नाश्ता उस्ता जो उन लोगों का अपना जो बिल उल अपना नाश्ता उस्ता होने लगा। तो एक अफसर कहे कि से अक्षय जी एक सवाल आपसे पूछना था। हम कहे कि का हमसे पूछिएगा? तो से पूछिए। तो से आपको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप जस के तस ऐसे ही हैं। बहुत लोगों को देखे कि झोला गमछा लेके आया है और फिर चला गया। ना उसका दशे बदल गया, वो तो भेंटे नहीं, जैसे चला गया कैसे? अरे चला गया ऊपर, अब चल हाँ उठ गया। आप वैसे ही रोड पर घूमते रहते हैं झोला गमछा लेकर के। तो एक दूसरा व्यक्ति, उन्हीं लोगों का स्टाफ, कहता है सर हम कुछ बोलें सर? तो वो जो अधिकारी बेचारा, जो बड़ा अधिकारी था, वो थोड़ा शक पकाया। अरे ना से बोलने दीजिए ना, बोलिए बाप बोलिए। तो से बुरा नहीं ना मानिएगा? हम कहे कि से लीजिए, अब हमसे वो सवाल कर दिए तो हम बुरा नहीं माने, आपको जो सही बात लगती है तो हम बुरा मान जाएंगे? तो हम तो आज जो बात करने आए थे वो एक पूरा गड़बड़ आदमी को आप लोग बुला लिए। साहब एकदम बोलिए। तो वो कहता है कि से सर इनके भाग में भोग नहीं ना लिखा हुआ है। तो हमरा तो भागे में भोग नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये सब बात करते हैं।
लेकिन यह मैं कहते और लिखते मरूंगा कि ठगो नहीं, या ठगबनी जी का अब दिन पूरा हो गया है। अब अगर पूरा इसलिए हो गया है कि यूक्रेन करना पड़ रहा है, अब गाजा करना पड़ रहा है, और अपने यहाँ भी रोज उसी तरह की चीज़ें घट रही हैं। अब तो इतने न है कि तुम नहीं करोगे, आपके जैसे लोग भी इसको सीरियसली नहीं लेंगे। तब 74 के आंदोलन में जानते हैं कि एगो शब्द वो ऐसे ही बात रह गई थी कि जनता चेकिंग की बात हुई थी। तो जनता चेकिंग से तुम बाहर चले जाओगे, तुम जो गाड़ी का काफिला लेकर के जाते हो, कि जनता पूछेगी ना कि आपके अपने के बाबूजी के कितना औकात है, अपने के आज का है। आप जब राजनीति में आए थे तब किस गाड़ी से चलते थे, अब किस गाड़ी से चलते हैं। जब जनता चेकिंग शुरू हो जाएगी और जनता चेकिंग में नीतियों पर चर्चा शुरू हो जाएगी, वहाँ जब चीज़ें चली जाएंगी तब हम जो बात कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले कि यह तैयारी के रूप में हम आपको भी जो हम समय दे रहे हैं, हमको लगता है कि हमको भोग तो भाग में नहीं है लिखल है, लेकिन यह हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारे लोगों ने जो मेहनत किया आज़ादी के आंदोलन में और बैठ कर के जो संविधान बनाया और जो संकल्प लिया है, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। हमारे जो संवैधानिक संकल्प हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको जो हमको भटका करके ले गया बात बना के, कभी जात के, कभी धर्म के, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी पैसा दे करके जो हमको भटकाया है और भटकाने की अभी कोशिश कर रहा है, हम यह कहेंगे कि बाबू हो ये सब ठगवा है, ये दिक्कू है राजनीति का। इस दिक्कू से सतर्क होने की ज़रूरत है और इसको यह बताने की ज़रूरत है कि जब तुमको हमारा जनप्रतिनिधि बनना है तो जनता के साथ रहो, जनता के साथ काम करो और जनता की जो ज़रूरतें हैं उसको राजनीति का मुद्दा बनाओ। और यह जब हो जाएगी चीज़ें, तब आपके सामने जो सवाल हरास के अभी भी जब आप कर रहे थे, उठा रहे थे, तो उन सवालों को भी थोड़ा रिफॉर्म करना, उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है। अन्यथा आप जो सवाल उठाए ह्यूम के समय से लेकर के और अभी तक, उसको हमको उसी में जवाब दे करके, कि चूँकि हम पढ़े हुए आदमी हैं तो हमको सूत्र आप पूछ रहे हैं तो सूत्र को यंत्रवत जवाब दे देना है। यह लोगों को, आपके दर्शकों को भी लग सकता है। यही भूल होती है कि जो सवाल बनते हैं, सवाल भी से किस बात को आप उजागर करना चाहते हैं, कितनी आप बात करना चाहते हैं, यह भी संघर्ष है। यह लोकतंत्र का संघर्ष है, यह जनता का संघर्ष है कि वह सवाल में किस बात को छुपाना चाहता है और उस सवाल के जवाब में हम कहाँ भटक जा सकते हैं। हम ये इसके साथ मजबूती के साथ खड़ा होना और यह माहौल बनाना, यह जब तक नहीं बनेगा तब तक हमको ठगवा किस रूप में घूम रहा है, न जाने किस बेस में ठगवा मिल जाएगा। तो और सब राजनीति कर रहे हैं और संविधान की भी बात करता है, लोकतंत्र की भी बात करता है, सामाजिक न्याय की भी बात करता है, समतामूलक समाज की भी बात करता है। लेकिन समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र की जो संसदीय व्यवस्था है उसकी नीति और कार्यक्रम और उसकी योजना की बात नहीं करता है। इसलिए सरकारें जो सत्ता में आई, अब वह राजा हो गया है और हम लोग प्रजा हैं। हम लोगों को वह देता है जो कि संविधान सम्मत नहीं है, संविधान विरोधी है। और हम कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से हमारे पास, अब तो हमको अभी संविधान तुरंत नहीं बनाना है, हमको लोकतंत्र की अवधारणा भी नहीं करनी है। हमको तो जो लोकतंत्र की अवधारणा है उसके लोकतांत्रिकरण के लिए समाज को जोड़ना है, तो हर चीज़ों का सामाजिकरण करना है। बस चीज़ें बनी हुई है, हमको केवल उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। आपके सवाल ठीक हैं और इस जब अगर नहीं होता तब हमको इतनी बात कहने का अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए आपके सवाल से हम सहमत हैं कि वो सबका महत्व है हमारे संसदीय राजनीति में ह्रास का, उसका विवेचना करना और तर्क संगत संविधान और लोकतंत्र के नज़रिए से
उसको देखना है। हम पार्टी कांग्रेस के, भाजपा के, वामपंथियों के, सोशलिस्टों के हम नज़रिए से नहीं बात कर रहे हैं। हम संविधान और लोकतंत्र और जनता के नज़रिए से हम ये बात कर रहे हैं, और हमको लगता है कि यही एकमात्र रास्ता बचता है। सर, राजनीतिक हरास की जो बात है उसमें बातें अब यहाँ तक आ गई है कि पहले एक गयाराम थे। गयाराम का मतलब एक दल से दूसरे दल में जाने वाले। उनके टाइम से ही लोगों ने कहावत चरितार्थ कर दिया था, आया राम और गया राम। लेकिन उस आया राम और गया राम को रोकने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दल बदल कानून बनाया। लेकिन उस कानून को भी धज्जियां उड़ाने के लिए एक नई खोज हुई। से बड़े ऐतिहासिक पल रहे हैं। तो यहाँ आज जो राजनीतिक गुरु हैं, कुछ लोग तो कुछ राजनीतिक गुरुओं को क्या क्या नाम भी दे रखे हैं। तो आज उस दल बदल कानून जो बनाया गया दल को बदलने से रोकने के लिए, उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए, आज अगर मैं किसी दल से जीत गया और मेरे साथ 10 लोग हैं, वह 10 लोग सामूहिक तौर पर सदन से इस्तीफा दे करके अगले 2 महीने में, 1 महीने में फिर वो दूसरे दल को जो समर्थन करते हैं इस्तीफा देने के बाद सरकार बनवाते हैं, उसके सिंबल पर जाकर के फिर से क्षेत्र में उतर जाते हैं। और जिस दल से 2 महीना पहले चुनाव जीते थे और जिस दल को वो विरोध कर रहे थे, अब उसी दल के समर्थन में जनता से मत मांग रहे होते हैं। और जनता भी राजनीतिक हरास के वजह से दल बदले लोगों को फिर से अपना जनप्रतिनिधि बना लेती है। तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ी सी चर्चा इस संदर्भ में पहले भी हम लोग किए थे, लेकिन बहुत पॉइंटेड जिस तरह से अभी आप इसको खास सवाल बना करके आप जब बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह है कि आपके जो सवाल है और जो स्थितियां अभी पैदा हो गई हैं, बन गई है सामाजिक राजनीतिक जीवन में, तो उससे यह चीज़ें अब स्पष्ट हो गई जो पहले हम कह रहे थे कि अब यह चीज़ें साबित हो गई। अब इसके लिए अध्ययन करने और समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है कि अब सत्ता की जो राजनीति है, सत्ता की राजनीति इतनी अप्रासंगिक हो गई है कि अगर यह और जारी रहा, सत्ता की राजनीति हमेशा याद रखिएगा कि यह संसदीय व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है कि ये तो व्यवस्था ही ना गड़बड़ है। और तब तानाशाही का डर है, तब व्यक्तिवाद का, और जो आला कमान की जो भूमिकाएं हैं, आला कमान हर एक दलों में जो आला कमान पैदा हुए हैं, यह तो उसी का ना आला कमान ही ना तो फिर तानाशाह होता है। और जब तानाशाह होगा तब संसदीय व्यवस्था की क्या ज़रूरत है? तब तो उसके चाटुकारों का मंत्री परिषद होगा, उसके पिछलग्गुओं का होगा, कार्यकर्ता गांव से लेकर के और केंद्र तक। तो यह जब सवाल आप कर रहे हैं तब यह साबित करता है कि सत्ता की राजनीति का बाइकाट करो, राजनीति करो। हर एक दल अब जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें अपनी राजनीति की घोषणा करो। और जो लोग रेवड़ी वितरण की बात करते हैं, हम उनका प्रतिरोध करेंगे कि घोषणा पत्र में राजनीतिक घोषणा होनी चाहिए, रेवड़ी वितरण की कार्रवाई बंद करो। यह क्या आप जनसंवाद का मुद्दा बना सकते हैं? अगर आप यह नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, या कोई वैसे जो दल हैं, मान लीजिए कि वामपंथी लोग, उनको वो रोते हैं कि हमारा ना कोई हवाला में गया ना कुछ गया, हम अभी भी चंदा करके चुनाव लड़ते हैं, हमारे लोग अभी भी अपने से आते हैं, जुटते हैं। किस काम का भाई? ईमानदारी किस बात का? आपके उस ईमानदारी से नीति का सवाल में आप जब हनन कर रहा है,
नीति को अप्रासंगिक कर रहा है तब भी आप उसी के साथ हैं। आप सवाल अलग से नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप रोज धारणा प्रदर्शन और रोज बहस करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम जब कह रहे हैं कि यह संसदीय राजनीति में सत्ताधारी जो लोग हैं उनकी साजिश, और वह साजिशकर्ता के मैनेजर हो गया है। किसका? पूंजी का। क्योंकि जब हम कह रहे थे कि 51 के बाद के नीतियों का देखिए कि वह जनता के पक्ष में बना है कि पूंजी के पक्ष में, तो वह सीधे सीधी पूंजी के पक्ष में बना। और पूंजी के पक्ष की जो राजनीति हो रही है और जो नीतियां चल रही हैं उसके प्रोत्साहन में, उसके समर्थन में अब आपको काम जब तक नहीं बंद करेंगे तब तक ये चीज़ें, यह गिरावट जारी रहेंगी। और इसी में हमको लगता है कि यह अब देखने और समझने का समय है कि पुराने जो तरीके अब हैं, जो दल बदल कानून को आप कर रहे हैं, इररिलेवेंट और हो ही गया। और फिर वहाँ जो सबसे खतरनाक बात आप जो बोल रहे थे कि जनता दोषी है, हम पहले कई बार, और इसके तो हम भाई सख्त विरोधी हैं कि जनता दोषी है, सब कुकर्म आप करते हैं। कुकर्मी कैसे जो है सो निर्लज होता है, कुकर्मी भी है और निर्लज भी है, और वह निर्लज अपने पूरे दोष को जनता के मत्थे मढ़ करके बेड़ा पार करना चाहते हैं। और यह बात कोई बोलता नहीं है, यह बात जब तक बातें नहीं उभरेंगी, और हम इसलिए वैसे लोगों को कर रहे हैं कि निर्दलीय हो, राजनीतिक दल के संगठित राजनीतिक दल, छोटा हो बड़ा हो, कि वह यह बात ले कि जनता को के मत्थे खेलने की जो कार्रवाई है, राजनीति है, यह भी बंद होनी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि असल आला कमान वही है। सर एक बात, एक उदाहरण है, आपने जो कहा कि जनता दोषी नहीं है, उस पर एक छोटा सा मैं अपने तरफ से तर्क देना चाहता हूँ। ये मध्य प्रदेश में आपने सुना था कि एक व्यक्ति जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उनकी दादी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडर थीं, उनकी बुआ भारतीय जनता पार्टी से किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वो व्यक्ति 22 विधायकों को लेकर कांग्रेस को त्याग कर, और वो सारे 22 विधायक विधानसभा से रिजाइन करते हैं, त्यागपत्र देते हैं, और दूसरे दल में जहां दादी रही थी वहां चले जाते हैं। और फिर उन 22 को, ये जो उस 22 का जो मुखिया है वो राज्यसभा चला जाता है, और यह जो 22 है, यह 22 फिर जनता के बीच में, जो कांग्रेस के लिए वोट मांग करके जीते थे, वह 22 दूसरे दल में चले जाते हैं, और वह 22 फिर जो इस दल में जाते हैं, उस दल के लिए वोट जनता से मांगने जा रहे हैं, मांगते हैं। जनता पर एक तो चुनाव का खर्चे का बोझ, ऊपर से जब नीति बदल गई, कल कांग्रेस में थे तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, आज बीजेपी में आकर के आप कांग्रेस के खिलाफ जनता के सामने आए हैं, और वह जनता उन 22 में से अधिकतर उम्मीदवारों को चुनाव जिता देती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत चर्चा थोड़ी पहले के खंडों में इस पर भी हम लोगों ने इस पर बातचीत की, हम लोग किए थे। बहुत फाइन कोई लाइन नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। तो जनता और संसदीय जो चुनाव है, तो संसदीय चुनाव की तो जो दुर्दशा है, वह तो आप पहले, इसके पहले ही आपका जो सवाल था कि अब तो जो दल बदल कानून है उसका भी विकल्प और धज्जियाँ उड़ गई, और उसमें आप कैसे उसका इस्तेमाल करता है, उसी में जनता जो आ जाती है, जो मालिक वह कैसे दोषी है, उसको आप पुष्ट कर रहे हैं वो उदाहरण के साथ। हम आपको अभी माने वर्तमान में मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में क्या बात कीजिएगा, कोई सुदूर गांव के अंदर, शहरों के अंदर जो पूरा मणिपुर है,
उस वहाँ कौन सी राजनीति की बात कीजिएगा, किसकी बात कीजिएगा। वहाँ सत्ता और जो विपक्ष में वैसे विपक्षी दल जिनकी पहले से वहाँ पहुँच हो गई है। हम आप जो बात कर रहे हैं ये वहाँ उसके लिए स्पेस है, जगह कोई किसी से बात कीजिएगा। जैसे जब मध्य बिहार में जब क्रांति हो रही थी, जब आंदोलन जब चल रहे थे सामाजिक बदलाव के, तब हमसे दिल्ली में लोग पूछता था कि अक्षय जी आप शिक्षा को लेकर के जन आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, लगता है कि आप चाहते नहीं हैं। हम कहते थे कि से अभी जहानाबाद के जो लोग हैं जब मिलते हैं तब यह पूछते हैं कि आपके गांव का हालचाल क्या है, उस इलाके का हालचाल क्या है। क्योंकि रोज़ कुछ न कुछ घटनाएं घट जाती थी, आज इस गांव में, कल उस गांव में, कि इस परिवार में, उस परिवार में। तो पहले जो आदमी मिलता है वो क्या बात करता है। मणिपुर हम अपने यहाँ, और जो जनता है उसके यहाँ तो कोई आपके तरह माइक लेकर के जनता के यहाँ घरे घर तो कोई घूम नहीं रहा है, वह काम नहीं है। वह काम घूमने का काम जो राजे महाराजे हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, जो ऊपर के लोग हैं, उन्हीं का आदमी घूमता है। जो हमारे आपके तरह भी जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बात करने वाला आदमी ऐसे ही खाली अगर बूझे कि से हमारा काम खाली बातें करना है। अरे भाई, जो बेचारा शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित, पिछड़ा जो लोग है, उसके यहाँ तो रोज़ रोज़ जिससे उसका इंटरेक्शन होता है, मरनी जीनी शादी ब्याह में जो रोज़ रोज़ जिससे सूदे पर पैसा दे देता है, या कभी भोज में खिलाइए देता है, कभी कोई सहायता कहीं ब्लॉक में कुछ काम अटका हुआ है, जो करता है तो वही उसी को जानता है। दूसरे लोग तो बैठ, जैसे अभी आप सवाल किए, तो वह तो उसके साथ ये बातों की चर्चा कभी किसी ने क्या की है, किसी के पास कोई कार्य योजना है, कोई करता है। अभी हो इतने देर से हम ही बकबक कर रहे हैं, बकबक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जितने भी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल हैं वो क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं लोगों को चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल जब आज भी बकबक करना पड़ रहा है कि ये अब राजनीतिक नहीं करते हैं, अब ये सत्ता के हैं, केवल सत्ता से ज़रूरत इनको है। जनता भाड़ में गई और वही जनता की जागरूकता, चेतना, संवेदना के निर्माण, और तब वो संगठित होगा ना, और तब ना वो जनता चेकिंग में हिस्सा लेगा। तो यह जो काम करना है जनता के साथ रह करके, यही काम जब सामाजिक न्याय के आंदोलन में हम जब कहते थे और अभी भी कह रहे हैं कि लालू जी क्या किए थे, जो भी सीमित अपनाइए, वही ना लोगों के बीच में गए। हम जब जीतन जी का जब नाम लेते हैं, जीतन राम मान जी का, तो हम यही ना उनसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम अपने भी जो जाति के लोग हैं उनके कल्याण के नाम पर, उनके उन्नति और उनके जीवन में बदलाव, जीवन स्तर में सुधार के लिए कोई नीतिगत सवाल खड़ा करते, कोई उसके लिए एक अभियान चलाते। जैसे नीतीश बाबू कौन यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, वैसे ही मुसहरों के लिए करते। लालू जी, तेजस्वी जी अभी यादवों के लिए करते, कोई कुर्मी के लिए करता, कोई भूमिहारों के लिए करता, कोई राजपूत के लिए करता। तो यहाँ तो रजक सम्मेलन भी हो जाएगा, तेली हुंकार भी हो जाएगा, कुर्मी चेतना भी हो जाएगा, और उसमें ये बात नहीं होगी। लेकिन वो ये सब हो रहा है। आप हमसे कहवाना चाहते हैं कि जनता तो दोषी है, ये है। जनता की तैयारी जात के नाम पर, कुंभ के नाम पर, दूसरे नाम पर, और फिर हम उससे जो बेचारी पीछे चलती है, जो सहयोगी और समर्थक है, उससे उम्मीद करते हैं कि वह निर्णय ले। वह निर्णय तो जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उसके अनुसार न निर्णय लेती है। कि श्यामल जी अभी आए हैं, हम उनको कुछ कह देंगे तो हमसे कल विधुक जाएंगे, तो हमसे बोलबे नहीं करेंगे, तो हमको कोई सहयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पहले भी कहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि यह बहुत बहुत ही घातक स्थिति होती है कि जनता ही गड़बड़ है। जनता चाहेगी तो ठीक कर देगी। अरे भाई, तो लोकतंत्र तो
शुरू न हो जाना चाहिए था। जब से मानव समाज बना, मानव समाज के जो निर्माण की प्रक्रिया हुई हैं, तो आप ही हम बोलते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, वैशाली की चर्चा तो ये काहला करते हैं कि से आज से 100 साल पहले हुआ कि 500 साल पहले हुआ। क्यों नहीं एक के बार कहते हैं कि लोकतंत्र शुरू में जन्म हो गया। लोकतंत्र के निर्माण की अवधारणा के बनने में उसके पूर्व जो हजारों हजार वर्ष लगे हैं जो संघर्ष के, वह तो बात ही नहीं शुरू हुई। यह जब बात कोई कुछ जितना सीमित करता है तो लालू यादव बनते हैं। लालू यादव ऐसी बात नहीं है, कुछ बात तो उन्होंने दिया, आप उसको भूरा बाल साफ करो के रूप में प्रचारित कर दीजिए, जंगल राज के रूप में कर दीजिए, लेकिन जो जनगोलबंदी है, तो जो जनगोलबंदी तो एक के तरफ से राजा जी के तरफ से हुआ और राजकुमार जी के तरफ से कुछ जनगोलबंदी का काम ही नहीं हुआ। तो जनता तो जहाँ जिसके साथ थी वह रह गई। कभी कभी वह जनता अपने आप भी करवट लेती है और तब वह व्यक्ति बदलता है। नीतियाँ नहीं की गारंटी है। जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन बगैर दिशा कोई कार्य योजना और नीति के संपूर्ण क्रांति का जो ये था वो उसका कुछ नहीं था, आगे और पीछे की कोई ये नहीं था। हम कह रहे हैं कि उसमें केंद्र में जनता को रखिए। राजनीति पर हम जोर इसलिए दे रहे हैं कि राजनीति जनता के लिए बनी है, जनता की होती है। अभी राजनीति पूंजी की हो गई है, वही चला रहा है। प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या विकास कौन राज्य करेगा, कौन देश करेगा। प्राथमिकता हमारे विद्यालय स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं रह करके हवाई अड्डा आपके जिला में और कई जिला में बना है, मेरे जिला में नहीं ना बना लीजिए। तब तो आप तो इसको सवाल बनाइए कि हवाई अड्डा बन जाए, स्कूल नहीं बनना चाहिए स्वास्थ्य उपकेंद्र में। कौन 4 लेन 6 लेन पार करेगा तो ज़मीन का दाम बढ़ जाएगा। अब सब जितना जगह से रोड पार किया सब लोग करोड़पति अरबपति हो गए। अब तो सब लोग का बाल बच्चा पढ़ गया, अब तो लोगों का इलाज ऐसे ही हो जाता होगा। यह जो फर्क है नीतियों का करने का, यह काम जिनको करना था, जो राजनीति करते हैं, जो संगठित राजनीति करते हैं और राजनीति के अब तो त्योहार बना दिया भाई लोकतंत्र का, महापर्व बना दिया। अब तो लोकतंत्र कोई राजनीतिक प्रक्रिया अब नहीं रह गई, महापर्व है। महापर्व के पंडित जी के हैं, रिटर्निंग अफसर के आपकी जो पीड़ा है जिला से लेकर के और केंद्र में वो शंकराचार्य महापर्व के रोते भी हैं। तब भी देखिएगा, ये आप चिंता एक सवाल इससे रिलेटेड नहीं किए कि सर से ये जो संसदीय राजनीति है और संसदीय राजनीति करने वाले जो पंडा लोग हैं, पंडा पुरोहित, राजनीति के नाम पर इसे पंडा पुरोहित है। ये लोग कैसे इसे ये हो गया। और ये जब हो गया तो वो तो फॉलोवर है ना, जिस पर सवाल आप, जिसकी चिंता आप बार बार करते हैं कि जनता अगर ठीक हो जाती, हम ही आपको किसी इलाके में हमको कहीं से एमपी बना दे, कहीं से एमएलए बना दे। अरे भाई क्यों बनाएगी? हमारी पहचान, हमारा सरोकार उस क्षेत्र के लोगों से क्या है, कितना है, हम लोग कभी इसको सोचते हैं? और कोई लोकल गुंडा या अपराधी भ्रष्ट जाता है, पैसा बांटता है, जाति धर्म का संबंध जोड़ता है, उतने जानती है बेचारी। क्योंकि उस गांव का, उस मोहल्ले का कोई ठेकेदार लफंदर थोड़ा सा उच्च हर गांव और हर जमात और हर जगह रहता है। अरे वो फलना बाबू न है, वो फलना भाई न है, यही ना जैसे हम लोगों के है। अच्छा, वो जनता को अब तो और है कि 150 200 आप ही लोग बोलते हैं। कोई कहता है कि 100 रुपया पहले, अब 500 रुपया बांटता है, अब 1000 रुपया देता है, अब वो लिफाफे बांटता है, कुछ खंड मट, पहले कहे कि मटनों खिला देता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, दूसरा कोई बात नहीं हो रही है। तो एक ही बात जिसको हम एकांगी कर रहे हैं, एक तरफी बातें हो रही हैं, इसको तोड़िए। और जब नहीं टूटता है तब जनता शिकार हो जाती है। उसको कहिए कि कैसे अभी भी वह उसको बरगला दिया जाता है, वह मन से
वह सोच समझ करके अपने किसी के साथ नहीं जा रही है जनता। हमको सर आज हवाई अड्डा जो है ग्रीन पट्टी और ब्राउन पट्टी के नाम पर विकसित हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का एक ज़िला नवादा जो मगध का क्षेत्र है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री ने किसानों के स्थिति को देखते हुए चीनी मिल का निर्माण किया था। आज वहाँ सीमेंट मिल बन गया है। उस चीनी मिल के ज़मीन को एक्वायर करके सीमेंट फैक्ट्री बना दिया गया और अब तो वहाँ लोग सबके घरों में हीरे रहेंगे, हीरा होगा, हीरा का खान हो गया, इतना विकास कर गया नवादा। जितने वहाँ पटवन के साधन थे, नहर नाले पोखर आहर, उसके लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने जल जीवन और हरियाली का नारा लगाया। आज 90% नहर पैन वो भर करके सड़क बना दिया गया। अब किसानों को इनकी आवश्यकता नहीं रही, यात्राएं करके किसान के पैदावार भी बढ़ जाएंगे, उनके आय भी दुगने हो जाएंगे। खैर सर, हम लोग राजनीतिक ह्रास की चर्चा करते हुए कई प्रश्नों पर लगातार चर्चा हम लोगों ने किया, उसके क्या कारण रहे, वो ह्रास से क्या क्या हुआ, जनता किस तरह से इस ह्रास में पिस रही है। जनता आज प्रश्न करने की स्थिति में भी नहीं है। लोग जाते हैं, अंधाधुन नकल की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बातें हो जाती हैं, जनता भी खुश हो जाती है। कल की घटना है, पटना जो बिहार की राजधानी है, वहाँ एक ही जाति की दो रैलियां आयोजित की गई। जी कल एक रैली गांधी मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के द्वारा, और एक का आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, दोनों अलग अलग कुशवाहा समाज के रैली का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के थोड़े से आगे बढ़ कर के चंद्रवंशियों का भी एक रैली का आयोजन किया गया, जिसे मिलर हाई स्कूल कैंपस कहा जाता है। वहाँ से कुछ ही मिलर स्कूल के अपोजिट साइड कह सकते हैं कि इनके रविदास जयंती के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रतिपक्ष के नेता रहे। तो सर, जातीय रैलियों का भरमार चल रहा है। लोगों को मुख्य मुद्दा से हमें लगता है, वैसे तो मैं पत्रकार के नाम पर अगर ये बात कहूँ तो लोग कहें कि राजनीति करता है, लेकिन मुझे ये लगता है एक भारतीय नागरिक होने के नाम पर कि चुनाव के जस्ट कुछ महीने पहले जातीय रैलियों का मकसद राजनीतिक दलों का यह होता है कि उन्हें मुख्य मुद्दा से भटका दिया जाए और उनके वोट को थोक रूप से अपने पार्टी की तरफ कन्वर्ट करा लिया जाए। हम लोगों ने बात किया, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका अपने चैनल के सभी साथियों के ओर से सहृदय धन्यवाद। आपको भी और सारे आपके साथियों को, और ख़ास करके अभी जब आप कंक्लूड कर रहे थे तो ये भटका करने के लिए वह हमको लगता है कि जो जातीय रैलियां जो होती हैं उसके अंदर का वह अंतर्निहित स्वार्थ है कि मूल मुद्दा से भटकाओ लोगों को। लेकिन ये सब जो अभी करता है, जो आयोजक है, यह तो जातीय गोलबंदी के नाम पर करता है और उसी में हम भटक जाते हैं। आप जब इसके पहले जब आप बोल रहे थे इसी ये में, तब जो राजनीतिक ह्रास है, एक तो अपने वह जीवन के बुनियादी मसलों से हटता है और इसके हटने से उसका जब विमर्श राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता है, तब राजनीतिक ह्रास केवल चुनावी
चुनाव को ही नहीं प्रभावित करता है? ये सबसे बहुत गंभीर सवाल है। जब आप बोल रहे थे हमारे दिमाग में बात आ रही थी कि अगर इस पूरे संसदीय राजनीति में हरास की जो पूरी प्रक्रियाएं और इसके प्रभाव हैं, इसको हमको अपने जीवन के जो आम जन हैं उनका पूरा जीवन को बर्बाद कर दिया। आप ही कह रहे हैं कि हम अब सवाल खड़ा करने की भी स्थिति में नहीं रह गए। जनता अभी भी खड़ा कर लेगी जो पढ़ी लिखी, लेकिन जो पढ़े लिखे तथाकथित लोग हैं, वह कल की मीटिंग में हमसे लोग पूछ रहा था, हम कह रहे थे कि अब पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल भी नहीं खड़ा कर पाता है। तो जब सवाल ही नहीं खड़ा करेगा, अपने बारे में सोचेगा कैसे? तो वो जो भ्रम में पड़ा हुआ है कि हम बोलेरो पर चलते हैं, हम स्कॉर्पियो पर चलते हैं, वह नहीं यह देख पा रहा है कि अभी तो हम चल रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा पोता, हमारा पोती या हमारे इष्ट मित्र और समाज के लोग, उनकी क्या दिशा है, वह क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनके बीच की जो सामाजिक संस्कृति है उसका क्या हाल हो गया। तो यह राजनीति में जो हरास है वह पूरे सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो संस्कृति है और उसकी व्यवस्था है उसको यह चौपट कर रहा है। इसलिए बहुत खतरा है और इस बात को आप एड्रेस कर रहे हैं, इस बात की आप चिंता कर रहे हैं और इतने दिनों तक आपने किया, इसके लिए आप सभी को हम अपने ओर से, अपने साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जनता के मुद्दों को लेकर बंद कमरों में लगातार बातें होती रही है। अब वह समय लगभग निश्चित हो गया है कि अगले महीने में सस्य श्यामला न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन समस्याओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक आयोजन किया जा रहा है। मार्च के महीने में 10 मार्च को संभवतः यह कार्यक्रम नवादा के धरती पर होगा और वहाँ से शुरू करके इसको धीरे धीरे पूरे बिहार में लोक संवाद के नाम से आयोजन किया जाएगा और इस मुद्दे को और ज़्यादा धार देने के लिए अन्य दलों के लोगों से भी बातें की जाएगी और उनके विचारों को आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि आप हमारे मुद्दों को लाइक किया, आपने इसे पसंद किया, आपके जन लोगों के लिए यह मुद्दा कैसा है, इस पर और बातें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसे कहाँ तक सार्थक समझते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही वैसे दर्शक जो न्यूज़ को देखते हैं वो थोड़ा बहुत वीडियो को देखकर इसको स्किप कर देते हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप ऐसे वीडियोज़ को पूरा देखें, समय दें, अपने डेटा को बचा कर रील्स वगैरह देखने की अपेक्षा इसे देखने का कष्ट करें ताकि हमारे हौसले और बढ़ सकें। साथ ही इसे शेयर करें, जो अन्य लोगों तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो आपके माध्यम से जुड़ जाएं, उन्हें वो भी इसे देखें, देखकर हमें कमेंट करें कि ये कैसा लगा। और जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जनता, धन्यवाद।